हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 7th भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ और क्लास 8th भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्लास 9th की बुक की शुरुआत हो चुकी है और 2 लेसन में पढ़ा भी चुकी हूँ। आज तीसरा लेसन पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 का एसएसटी वाला पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेसन में बताया गया है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में और किसान आंदोलन से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात यहां आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे तथा किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलनों के रूप में सामने आया। तो जो अंग्रेज थे ये किसानों से कर वसूलते थे और जो कुटीर उद्योग धंधे थे वो सभी बर्बाद हो चुके थे। तो इसी का परिणाम क्या हुआ? ये जो असंतोष किसानों में फैल गया था, इसका परिणाम हुआ किसान आंदोलन, यानी कि ये किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। तो सबसे पहले लिखा है बिजौलिया किसान आंदोलन। इन सब के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बुक में थोड़ा और डिटेल से समझाया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में। बिजौलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और ये आप याद भी रखिएगा। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि बिजौलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो भीलवाड़ा जिले में। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजौलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आ गई, जिसका परिणाम था बिजौलिया किसान आंदोलन। अब आपको यहाँ से मुख्य बातें क्या क्या याद रखनी है। बिजौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और बिजौलिया के जो अधिकांश लोग थे ये कृषि पर आधारित थे और इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि किसान आंदोलन के समय बड़ी आसानी से पड़ोसी राज्यों में जा सकते थे। और यहाँ के जो किसान थे वे धाकड़ जाति के थे और वे संगठित थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण 1897 से 1915 ईस्वी तक का था। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि बिजौलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में विभाजित था और यह जो आंदोलन था ये 44 वर्षों तक चला है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा। जो लगातार वीडियो देख रहा है उसे पता होगा कि यह जो आंदोलन है यह 44 वर्षों तक चला, 3 भागों में विभक्त था और पूर्णतया अहिंसात्मक था, यानी कि इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई है, अहिंसात्मक था ये आपको याद रखना है। तो प्रथम चरण था 1897 से 1915 तक। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आगे लिखा है, आंदोलन का द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से आरंभ हुआ जो 1923 ईस्वी तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ, यानी कि जो प्रथम चरण था वह स्थानीय लोगों द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था।
लेकिन जो दूसरा चरण था यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। आगे लिखा है 1897 ईस्वी में बिजौलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्र हुए। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। तो बिजौलिया के किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्र हुए थे। यहाँ उन्होंने अत्याचार और शोषण से संतप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया। जो किसान थे उन्होंने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय निकाला कि जो उनके प्रतिनिधि हैं वह उदयपुर जाएंगे और महाराणा फतेह सिंह से भेंट करके न्याय के लिए कहेंगे, लेकिन इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। आगे बढ़ते हैं। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से बिजौलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजौलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा हुआ था, यानी जो किसान थे इन पर अत्यधिक कर पहले से ही लगे हुए थे। अब 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजौलिया अंचल में एक नया कर, चंवरी कर लगा दिया। जो नया कर लगाया गया उसका नाम क्या था? चंवरी कर। हर व्यक्ति को अपने लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपए लेना लिखा है, लेकिन यहाँ पर 13 रुपए बताया गया है और कुछ साक्ष्य है उनमें लिखा है 5 रुपए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो नया कर लगाया गया था वह चंवरी कर था। तो हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। तो चंवरी कर के बारे में याद रखिएगा। लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए देने होते थे, ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे, और जो वर होता था वह राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करता था और ये आवश्यक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका निकट का संबंधी पृथ्वी सिंह बिजौलिया का स्वामी बन गया। यानी कि जो राव कृष्ण सिंह थे इनके कोई भी संतान नहीं थी और निसंतान इनका देहांत हो गया। तो जो निकट का संबंधी था पृथ्वी सिंह, ये बिजौलिया का स्वामी बना। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। इसीलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, क्योंकि जो उत्तराधिकारी था केसरी सिंह वह अल्पवयस्क था। आगे लिखा है किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हुआ। तो इन्हीं हालातों में प्रथम चरण पूरा हो गया। अब दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इस आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है जब 1916 में विजय सिंह पथिक
वास्तविक नाम भूप सिंह इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक के बारे में आपने कल की वीडियो में पढ़ा था। तो दूसरे चरण में वे इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया और ये याद रखिएगा, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया गया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिकलाल वर्मा, जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। तो माणिकलाल वर्मा एक पद पर कार्यरत थे बिजोलिया ठिकाने में, लेकिन जब वे विजय सिंह पथिक से मिले तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि अवकाश प्राप्त कर लिया और आजीवन देश सेवा करने की दीक्षा ली। आगे बढ़ते हैं। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग मिला। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। उपरमाल क्षेत्र में, तो ये याद रखिएगा, उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। तो ये याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायती आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। जब किसान पंचायत का आदेश मिला तो किसान इकट्ठे होकर बिजोलिया पहुंचने लगे। तो जो ठिकाने के प्रशासक थे वे डर गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। और ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ये आपको याद रखना है। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ ही खोल दिया। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया था। पथिक ने बिजोलिया किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, गांधी जी का समर्थन भी मिला था बिजोलिया किसान आंदोलन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आने लगा। सने सने यानी कि धीरे धीरे। अगस्त 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो 1921 ईस्वी में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र
चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई थीं। लगभग 35 लागें समाप्त कर दी गई थीं। इस प्रकार 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी और लगान की मांग बढ़ा दी। यानी पहले समझौता हो गया था, एजीजी ने क्या किया था, किसान को रियायतें दी थी और 35 जो लागें थी उनको समाप्त कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो फिर किसानों के साथ समझौता जो हुआ था उसके प्रति एजीजी उदासीन होने लगा और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन भी किया और किसानों पर पुनः नई लागतें लगा दी गई और लगान की जो मांग थी वह भी बढ़ा दी गई। 1923-26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 ईस्वी में किसान पंचायत हुई जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक लाल वर्मा भी उपस्थित हुए। पथिक ने किसान को बारानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हो गया। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं, कुछ पहल आवश्यक थी। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गईं। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो यह आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ। यह आपको याद रखना है। लगभग 44 वर्षों तक यह आंदोलन चला है, साथ में ये भी याद रखिएगा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इस बुक में डिटेल में आपने पढ़ा है। अब लिखा है बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ 1921 ईस्वी। प्रश्न बनते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से अधिक प्रश्न बनते हैं। चलिए बेंगू किसान आंदोलन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बैठ बिगाड़ व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। बेंगू किसान 1921 ईस्वी में मैनाल के भैरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलाबारी से शहीद भी हुए, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। तो ये समझौता हुआ ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य, जिसे संज्ञा दी गई बोल्शेविक समझौते की। तो इतना आपको याद रखना है। और रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद हुए थे, ये भी याद रखिएगा। तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भरतपुर किसान आंदोलन। लिखा है भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियां ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर एवं मेव कमोवेश समान हैसियत रखती थी। तो ये आपको याद रखनी है। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई।
भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में इतना याद रखिएगा कि 1931 में जब नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया और जब भू राजस्व में वृद्धि हो गई तो भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया था। और भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए और लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं पर यह आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसान ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन विलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 ईस्वी में बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। अब लिखा है अलवर किसान आंदोलन एवं नीमूचाना हत्याकांड 1921 से 1925। चलिए पढ़ लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। लिखा है अलवर रियासत में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रोधों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की कड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासती सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया, क्योंकि जो सुअर थे ये किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे थे और जो रियासती सरकार थी इसने सुअरों को मारने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। तो किसानों ने क्या किया, 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर सुअर मारने की इजाजत दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचाना गांव में एकत्र हुए। उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। तो इसमें कई किसान मारे गए। किसान शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे। नीमूचाना गांव में लगभग 800 किसान इकट्ठे हुए थे, लेकिन उस सभा पर सैनिक बलों ने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। और गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजौलिया और बेंगू के किसान के समान बूंदी राज्य के किसान को भी अनेक प्रकार की लागें लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बिजौलिया और बेंगू के किसान के आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजौलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनू राम के हाथों में था। तो बूंदी में भी किसान आंदोलन हुआ, ये भी याद रखिएगा। यहाँ के जो किसान थे उन पर अनेक प्रकार की लागें लगी हुई थी और बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम उन्हें देनी पड़ती थी। तो ये जो किसान थे ये बिजौलिया और बेंगू के आंदोलन से प्रभावित हुए और इन्होंने भी
आंदोलन पर प्रारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमन चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया तथा गोलियां चलाईं, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हुए। बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई, क्योंकि जो किसान थे वो शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे डाबी गांव में, लेकिन पुलिस ने क्या किया, उन पर लाठियों से प्रहार किया और उन पर गोलियां भी चलाईं। तो इसमें नानक भील और देवलाल गुर्जर शहीद हो गए और कई लोग घायल भी हो गए। तो इस घटना की सब जगह निंदा की गई। आगे लिखा है, बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बिगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियासतों से पूर्णतया संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे। यानी कि जो रियायतें दी गई, किसान उससे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन आंदोलन आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्रायः समाप्त हो गया। 1936 ईस्वी में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। अब बरड़ क्षेत्र के आंदोलन के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हिंडोली में स्थित हुडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांव के गुर्जर मीना किसानों के 500 प्रतिनिधियों का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दे दी और युद्ध ऋण की वसूली में सख्ती का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये बरड़ क्षेत्र के आंदोलन के बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य के किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी। वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांभर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। तो अन्य राज्यों की भांति जयपुर राज्य के जो किसान थे, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वे अपने शासकों के आतंक, अत्याचार और शोषण से उत्पीड़ित थे। तो यहाँ भी आंदोलन हुआ और इसकी शुरुआत हुई सीकर ठिकाने से। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लाभों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। इससे किसान खिन्न हो गए व आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था करे। राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त करवाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की लंबाई के मामले को लेकर तथा भूमि कर में की गई वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी गई थी। तो किसानों में फिर से असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया गया। जाट नेताओं ने शेखावटी के गांव में पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों की भूमि लगान न देने के लिए समझाया। यानी कि जो वो लगान देते थे
तो शेखावटी गांव में जाट नेता पहुंचे। उन्होंने किसानों से संबंध स्थापित किए, उन्हें ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया कि जो आप भूमि पर कर देते हैं, लगान देते हैं, उसे ठिकानेदारों को न दें। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया था। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय किसानों द्वारा दिए गए भाषणों में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर उसे 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपए जुर्माने का दंड दिया। क्यों दिया गया? क्योंकि जो सभा हो रही थी वहां ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई। तो इससे जो ठिकाने के राव राजा थे वे नाराज हो गए और उन्होंने जाट सभा के सचिव को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। किशोरी देवी के बारे में आपने कल के वीडियो में पढ़ा था। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता उन्होंने की थी, ये आपको याद रखना है, किशोरी देवी ने। और इस सम्मेलन में 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। अप्रैल 1935 ईस्वी में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कूदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए और 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे चेतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आतंककारी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सीकर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा तथा किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला धापी दादी थी। तो ये आपको याद रखना है, इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए जो प्रेरणा दी है वह किसने दी है? महिला जो थी वह थी धापी दादी, ये नाम याद रखिएगा। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह, बाटड़ा नाऊ, हरू सिंह पलथाना, गौरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखराम कसवाली। तो ये प्रमुख किसान नेता थे, इनके नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इसी बीच अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, डूंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में भी जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह ने आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी। तो ये आपको याद रखना है, 16 मई 1934 की है ये बात। हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के जो आदमी थे उन्होंने क्या किया, हनुमानपुरा ग्राम के जो जाट किसान के घर थे उनमें आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए।
आगे लिखा है, इसी प्रकार ढूंढ लोध के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों को आतंकित किया तथा उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों व तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। अब ये आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि किसानों पर अत्याचार हुए हैं, इसीलिए विवश होकर किसानों ने आंदोलन किए हैं। आगे लिखा है, जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावटी किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराएं। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिया। परिणामतः 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावटी व सीकर क्षेत्र में कुछ शांति हुई। अब किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, उनके ऊपर हिंसा की जा रही थी, इसीलिए विवश होकर किसान आंदोलन कर रहे थे। तो जब उनके मांगों को स्वीकार कर लिया गया तो फिर इस क्षेत्र में भी शांति हुई। आगे बढ़ते हैं। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांभर परगनों तथा शेखावटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। तो ये आपको याद रखना है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाया। तो जो मारवाड़ लोक परिषद थी, इसने किसानों की मांगों का समर्थन किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय किया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं। अब यहाँ पर भी हिंसा हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो लोक परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या कहा था कि चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाएंगे। तो चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा रोकने का प्रयास किया और रोकने के लिए उन्होंने अपने आदमी भेजे। उन आदमियों ने क्या किया, जो परिषद के कार्यकर्ता थे उन पर लाठी से प्रहार किया, तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे कार्यकर्ता घायल हो गए। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के राम सुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए, क्योंकि लाठी और तेज धारदार वाले हथियारों से प्रहार किया गया था। तो ये लोग भयंकर रूप से घायल हुए, यानी कि इन्हें अत्यधिक चोटें आईं। आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा यानी डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरीन्द्र कुमार चौधरी, CR चौप्पा, सनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को ना होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नृशंसतापूर्ण पिटाई की।
मोतीलाल के माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनके पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की निंदा सर्वत्र की गई। अब यहाँ पर अत्यधिक हिंसा हुई है। जितने भी नेता इकट्ठे हुए थे, ये कहाँ पर रुके? ये मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर रुके थे। और जो जागीरदार थे, वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि किसान सम्मेलन ना हो, और इसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं, तो जो जागीरदार के जो आदमी थे, वे मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धारदार वाले हथियार लेकर पहुंच गए और उन्होंने हमला कर दिया। जो नेता वहां पर ठहरे थे, उनकी बहुत पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए, उनके पिता और भाई को तो मार दिया गया, और पत्नी के चेहरे को विरूप कर दिया गया, उनके मुख को। तो इस तरीके से चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। आगे बढ़ते हैं। यह बात हो रही है डाबड़ा कांड की, आप लोग याद रखिएगा। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ तथा उनमें राजनीतिक चेतना आई। तो इसी प्रकार के जो बीकानेर के जाट थे, उनमें भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस आया, जो और आंदोलन हुए हैं उनसे प्रेरणा लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागे विद्वान थे। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लालबाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें तथा राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। यानी कि जब किसान शांतिपूर्वक अपनी शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखते थे, तो कोई परिणाम नहीं निकलता था। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव, ये चुरू के पास है, के आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया था। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो जून 1945 की बात है ये। जब वह महाराजा से मिलने पहुंचा, तो महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, और जब वापस लौट रहा था, तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 ईस्वी को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने इसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंतोतगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। यानी कि महाराजा ने शांत कराने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने के लिए हनुमान सिंह को प्रलोभन दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होने के बाद भी लगातार वे संघर्ष करते रहे और फिर से 2 बार जेल भी गए। और फिर अंत में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई, तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। अब वे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे।
30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर की रघुवर दयाल गोयल ने राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। आगे लिखा है, अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय भी कांगड़ के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गए। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को ना देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। तो ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, किसान यूनियन क्यों। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो जो प्रमुख किसान आंदोलन थे उनके बारे में बताया गया है। फिर जो और आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताया गया है। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। आपको बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में याद रखना है, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में याद रखना है, और जो और भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना है। यानी कि जानकारी तो आपको सबकी होनी चाहिए। प्रश्न बनने की संभावना बेंगू किसान आंदोलन से है, बिजौलिया किसान आंदोलन से है, लेकिन आपको जानकारी सभी के बारे में होनी चाहिए। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। काफी बड़ा लेसन था, इसीलिए मैं अब एक वीडियो में एक ही लेसन पढ़ा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।